हेलो एंड नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस एंड आर्टिकल्स। डियर फ्रेंड्स, हमारी करंट अफेयर की सीरीज़, इसमें हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में एंड ऑलमोस्ट हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है उसके बारे में भी। डियर फ्रेंड्स, हमारी जो पर्सनल ग्रोथ की ये सीरीज़ है जिसमें हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने आप को एलिवेट करेंगे इन लाइफ। इसी चीज़ों को लेकर मैं आपके साथ में हर रोज़ एक कोट शेयर करता हूँ, और जो आज का कोट है वो आपके सामने है कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। देखिए फ्रेंड्स, हम जो है ना एज ए ह्यूमन बीइंग, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं मोर देन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम, जैसे हम कहते हैं ना कि अलग अलग आपके जो रिलीजन्स होते हैं, तो रिलीजन्स में मानना ये है कि कैसे हम एक इंसान के रूप में हमने जो जन्म लिया है, बल्कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग जो होता है ना, यानी कि हम कहते हैं कि वी आर डिटैच्ड फ्रॉम गॉड। हम गॉड के ही, हम कहते हैं कि भगवान से ही हम हैं। तो वो चीज़ों को जब हम याद करते हैं, जब वो चीज़ें हमें याद आती हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो नेचर है वो एक अच्छा नेचर होना चाहिए। बिकॉज हर रिलीजन में गॉड को अच्छा ही बताया गया है, एंड क्वालिटीज़ जो हैं उनकी सब की एक जो कहते हैं ना एक आइडियल जिसे हम परस्यू करना चाहते हैं, जिन्हें हम लुक अप टू करते हैं कि हमें ऐसा बनना है। तो एक इंसान को या एक ह्यूमन बीइंग्स को जो है ऐसा एक अपना नज़रिया रखना चाहिए कि क्योंकि हम उस भगवान के ही एक अंश हैं, तो हमें एक अपने अंदर हमेशा एक विनम्रता, एक अच्छी क्वालिटीज़ जो है, जितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं आप जो अपनी स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ते हैं, आपकी जो धर्म की किताबें उनमें पढ़ते हैं, तो आपको एक याद आता है कि हाँ यार, मेरा जो एक नेचर है या एक जो पर्सनल एज अ पर्सन जो ड्यूटीज़ हैं वो वैसी ही है जैसी एक गॉड का जो नेचर है वैसा ही है। लेकिन हमारे कुछ ह्यूमन एक्सपीरियंस होते हैं दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कई बार कुछ खुशी के पल आते हैं, कुछ दुख के पल आते हैं। तो इन सब के अंदर हम उन सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, कुछ गलत स्टेप्स जो है ले जाते हैं। तो ऐसे में अपने आप को कंट्रोल करना है, और हमेशा हमें ये चीज़ याद रखनी है कि क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, तो वी आर ऑलवेज हैव टू बी गुड एंड वी आर ऑलवेज टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो हमें चीज़ों को याद रखना है कि कैसे हम सिर्फ इंसान नहीं है, इंसान के ऊपर जो कहते हैं ना कि एक आत्मा जो है वो है हम। तो इन चीज़ों को जब याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो बिहेवियर है, जो आपका लोगों के प्रति नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं बदलेगा, एंड आप एक दुनिया को जो एक अलग नज़रिए से देखेंगे। जब आप देखेंगे कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं एंड दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल बीइंग, तो आप सब में एक ब्रदरहुड आएगा, एंड ऐसी ही चीज़ें हैं जब आप लोगों से कनेक्ट करने लगेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। आई होप कि आपको ये आसान लगा होगा, एंड मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने जीवन में ज़रूर लागू करें। आप जो दूसरे लोग हैं आपके साथ में, उन सभी को एज ए स्पिरिचुअल बीइंग देखें, तो आप उनका नज़रिया है आपके प्रति, या आपका जो नज़रिया है उनके प्रति, वो बदलेगा, एंड कहीं ना कहीं जो ब्रदरहुड की जो एक आती है ना एक फीलिंग, वो ज़रूर आएगी। डियर फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आज के सवाल के बारे में। आज का जो क्वेश्चन है कि नेम ऑल द डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय BCCI। जो BCCI है, भारत क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया, तो इनके द्वारा जो भारत के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट ट्रॉफीज कराई जाती है, टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, तो उन सभी के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सवाल। नाउ लेट्स टॉक टू द आर्टिकल्स। आज के जो आर्टिकल है, आज है 4 अक्टूबर, एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, वो है यूजिंग AI फॉर ऑडिट टेक्निक्स। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हर जगह, मैं एक कोई पर्टिकुलर आपको एक फील्ड नहीं बता सकता जहाँ पे ये चीज़ अभी मिस कर रही है, यानी कि इसका दबदबा नहीं है। आप चाहे एकेडमिक्स ले लीजिए, स्पोर्ट्स ले लीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ले लीजिए, साइंटिफिक, मेडिसिन, सब जगह पे अभी जो है AI का बोलबाला है। और इसी को लेकर जो हमारे जो कैग हैं, कंटेम्पररी ऑडिटर जनरल मुर्मू साहब, उन्होंने कुछ अपनी राय जाहिर की है इस आर्टिकल में, एंड देखेंगे कि कैसे जो AI है वो कैसे ऑडिट जब चीज़ों को किया जाता है तो उसमें कैसे एक रोल प्ले कर सकता है, और कैसे इन चीज़ों को जो है थोड़ा और रॉबस्ट बनाने की ज़रूरत है इन AI फील्ड व्हेन इट कम्स टू कंटेम्पररी एंड ऑडिटर जनरल। तो वार्निंग ऑन AI डिपेंडेंस बताया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू साहब द्वारा। उन्होंने कहा है कि कैसे हमारे जो डिपेंडेंस है, अभी तक फुल्ली डिपेंड हमें नहीं होने की ज़रूरत है ऑन AI। फिर कुछ खामियां दोस्तों अभी भी AI के अंदर, जिसे अभी फिक्स करने की ज़रूरत है, एंड बताया गया कि ओवर रिलायंस ऑन AI में लीड टू इनएक्यूरेट फाइंडिंग्स
इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन AI ऑडिटिंग विच इज़ असेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिबल AI यूज़। बताया गया कि कैसे अभी भी जो AI की फाइंडिंग्स है या AI के द्वारा किया गया कोई भी ऑडिट जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, या उसके जो डेटा है वो इतने रिलायबल नहीं है कि हम इस देश की जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसको चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू दिस AI फाइंडिंग्स। तो ज़रूरत है कि बताया गया कि इम्पोर्टेंस है अभी कि एथिक्स जो है AI ऑडिटिंग में, चाहे उसका वो रोबस्टनेस हो, चाहे वो एक सोर्स का एक कहते हैं ना कि एक ऑथेंटिसिटी हो, तो ये आना बहुत ज़रूरी है अभी AI के अंदर भी। और इसी के द्वारा बताया गया कि कैसे हमें एक रेस्पॉन्सिबल AI यूज़ करने की ज़रूरत है। बेग योर पार्डन। कैग का रोल जो होता है ऑडिटिंग के अंदर, कंटेम्पररी एंड ऑडिटर जनरल का जो रोल होता है वो कि बताया गया है कि फाइनेंशियल ऑडिट्स करना, कंप्लायंस ऑडिट करना या परफॉर्मेंस ऑडिट्स जो करना जो काम होता है वो कैग का होता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताएंगे कि कैग का जो रोल है वो हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड बात करते हैं आगे कि ऑडिटिंग AI सिस्टम्स पोजेस यूनिक चैलेंजेस रिलेटिंग टू ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिव फेयरनेस एंड बायस प्रिवेंशन। वही दोस्तों की बताया गया कि AI की जो ऑडिटिंग होती है जब उसकी कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर कुछ चैलेंज है, या ऑब्जेक्टिविटी को लेकर, फेयरनेस को लेकर, बायसनेस को लेकर, तो इन सभी चीज़ों को लेकर AI का जो एक मॉडल है, तो उस मॉडल के बारे में जो कैग है हमारे गिरीश मुर्मू साहब, तो उनका ये मानना है कि हम अभी यूज़ इसको नहीं कर सकते। AI को फुली डिपेंडेंट होना अभी सही नहीं है AI के ऊपर, बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी एक कोई खासा रिलायबिलिटी नहीं है, कोई एथिकल उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं कर पाया इंडिया। तो उन सभी चीज़ों की ज़रूरत बताई गई है इसके अंदर, और बताया गया कैसे इंक्लूसिव एंड एथिकल यूज़ बहुत ज़रूरी है। एथिकल AI एड्स क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट एंड स्केलेबिलिटी टू ऑडिटिंग प्रोसेस। जो ऑडिटिंग प्रोसेस होता है, ऑडिटिंग प्रोसेस का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी जब डेटा हमारे पास होता है तो उसको ऑडिट करना, या जो कोई भी रेवेन्यू जनरेट होता है, या कुछ भी जैसे पूरे देश के अंदर कोई भी बिजनेस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, जहाँ पे एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का एक डेटा बनाया जाता है, उसके बाद में एक प्रॉपर पॉलिसीज तैयार की जाती हैं। तो इन सभी ऑडिटिंग प्रोसेस जो होता है कि कहाँ कौन सा चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ खर्च होनी है, कहाँ पे कोई चीज़ डेवलप करनी है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो एक AI का यूज़ करते हैं हम, तो उस चीज़ के अंदर हमें एक एथिकल या कहें कि एक इंक्लूसिविटी की बहुत ज़रूरत है, ताकि जब एथिकल AI होगा, यानी कि कोई भी AI जब हम डेवलप करेंगे तो उसके जब एथिकल एक एलिमेंट ऐड किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो AI की क्रेडिबिलिटी है, जो ट्रस्ट है, जो स्केलेबिलिटी है, वो बढ़ती हुई नज़र आती है। और उसी की अभी ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी के अंदर AI अभी जो है लैग कर रहा है। डेटा इनिक्विटी एंड बायसनेस यूजिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्सेज लाइक सोशल मीडिया कैन रिड्यूस बायस एंड इनकरेक्ट इनटू AI मॉडल्स। अब देखिए दोस्तों, AI जो मॉडल होते हैं, हमने देखा ना कैसे ChatGPT है या फिर गूगल का बार्ड है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं इनके अंदर अभी भी आप अगर यूज़ करेंगे तो उसमें लिखा आता है कई बार कि ये जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं ये 2021 से पहले का है। तो एक जो फ्रेश डेटा है वो कहीं ना कहीं अभी तक प्रेजेंट नहीं है इन सभी साइट्स पे। और जब यूज़ करता है कोई भी डेटा जनरेट करने के लिए, AI जब यूज़ करता है तो वो सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन उठाता है, मतलब सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, देन उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो ऐसे अंदर ये एक चैलेंज है AI के सामने कि जो डेटा कलेक्ट करेगा फ्रॉम इंटरनेट, ये कहीं अनऑथराइज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई झूठा या फिर ऐसा ही फेक, जो कहता है ना कि फेक डेटा ऑनलाइन पड़ा है तो उसको भी कलेक्ट कर ले AI एंड देन यूज़ करे ऑडिटिंग के अंदर। तो ऐसे में अगर ऐसा अनऑफिशियल या अनऑथराइज डेटा जब यूज़ किया जाएगा तो पॉलिसी मेकर्स के लिए काफ़ी दिक्कत आएगी कि कैसे एक सही पॉलिसी को मेंटेन किया जाए एंड देन इम्प्लीमेंट किया जाए इस पूरे देश के अंदर। नीड फॉर AI रेगुलेशन, बिल्कुल अभी जो EU है, तो यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है, उनकी पार्लियामेंट ने अभी हाल ही के अंदर न्यू AI के रेगुलेशंस को इनेक्ट किया है। बताया गया है कि रेस्ट्रिक्शंस एंड स्क्रूटिनी ऑन जनरेटिव AI टूल्स एंड एम्फसाइजेस द नीड फॉर डेवलपर्स टू सीक अप्रूवल। सिमिलर रेगुलेटरी एफर्ट्स आर नीडेड इन इंडिया। बताया गया है कि कैसे अभी यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने कहा है कि जो AI डेवलपमेंट है या फिर जितने भी साइंटिस्ट हैं या आर्किटेक्चर्स हैं, उन्होंने जब AI इंट्रोड्यूस करना है अगर उनको फॉर जनरेटिव या फिर इसके कहें कि एक इसके लिए हम कहते हैं ना कि कैग के लिए अगर कोई या ऑडिटिंग के लिए अगर कोई AI जनरेट करना चाहता है तो उसके लिए इसको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट के द्वारा पास करने जाना पड़ेगा, यानी कि स्क्रूटनी की जाएगी अच्छे से। अलग अलग फील्ड के जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वो किसी कंट्री का कैग हो, या अलग अलग ऑफिशियल जो हैं, वो सभी उसके अंदर
देखेंगे कि क्या कहाँ क्या कमी है, देन उसके बाद में चीज़ को अप्रूवल दिया जाएगा और तभी वो चीज़ जो है वो एक नेशनल फ्रेमवर्क जो है या फिर नेशनल यूज़ के अंदर उस एआई को यूज़ किया जाएगा। तो बिफोर इनेक्टिंग एनी एआई, किसी भी एआई को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसकी अच्छी खासी टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने देखा, एक रिलायबिलिटी जो है वो रिलायबिलिटी बिल्कुल आना ज़रूरी है कि जो भी डाटा प्रोड्यूस किया गया एआई द्वारा वो सही है क्या नहीं, एंड थिंग्स लाइक दैट। सिमिलर रेगुलेटरी की ज़रूरत है हमें कि भी इंडिया के अंदर, जैसा कि भी बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो चीज़ है एआई को लेकर वो इतनी ज़्यादा कोई खासा डेवलप नहीं है। जो साइंटिस्ट हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं तो उनका कोई ऐसा खासा रोल नहीं बताया गया है एआई के अंदर। और अगर एआई अगर कल को लॉन्च भी करते हैं एज ए भारत कंट्री, अगर कोई लॉन्च भी करता है एआई इस चीज़ को लेकर, तो उसे भी खासा टेस्टिंग की ज़रूरत है, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट द पॉलिसी मेकिंग ऑफ इंडिया। या किसी भी कंट्री की पॉलिसी मेकिंग जो है वो इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। AI challenges for CAG. Auditing AI system present challenges such as AI regulation, data standardization, and data integration across government entities, and the need for a synchronized data platforms and cross-referencing of data. बिल्कुल दोस्तों कि जब भी कोई हमारे के जो CAG है या कंटेम्परेरी ऑडिटर जनरल जो है वो किसी भी चीज़ का जब ऑडिट करते हैं, तो जब उनके द्वारा कोई चीज़ ऑडिट की जाती है तो एक कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि एक ह्यूमन हैंड जो लगता है। तो ह्यूमन हैंड क्या करता है कि जब ह्यूमन हैंड जब किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट करता है तो वो क्रॉस चेक ज़रूर करते हैं चीज़ों को, बिकॉज ही इज़ एट द हाई पोजीशन, उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उनके द्वारा ही जो कुछ डेटा ऑडिट किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो फाइनेंस एंड अदर रिलेटेड थिंग्स जो है वो चीज़ें काम करेगी हमारे देश के अंदर। तो जब उनके द्वारा कोई काम करना है और उसके अंदर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होने के कारण या फिर एक ह्यूमन होने के कारण उनका जो एक डेडिकेशन टूवर्ड्स वर्क को तो मतलब उसका तो कोई वो मतलब तोड़ नहीं है। तो ऐसा ही चीज़ अगर हम कहते हैं ना कि ये मशीन्स कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, तो वही बात है कि जब ह्यूमन किसी चीज़ को काम करता है तो वो क्रॉस चेक करता है चीज़ों को, वो अच्छे से उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है, दो या फिर अगर लोगों से राय ले सकता है। तो ऐसी चीज़ों को और आसान बनाया जा सकता है और जो डेटा सामने आएगा वो एक रिलायबल डेटा होगा। वहीं दूसरी तरफ जो एआई जो है, एआई क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवर इंटरनेट से डेटा पुट इन करता है, वो सभी जो डेटा है उनको हर जगह से देन लेता है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। सिंक्रोनाइज्ड डेटा प्लेटफॉर्म्स है, क्रॉस रेफरिंग जो है वो नहीं कर पाता है। अगर एक जगह से कहीं डेटा उठा लिया है तो उसकी जो कहते हैं ट्रस्ट, उसका क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए वो क्रॉस रेफरेंस नहीं करेगा एआई, वो सीधा एक उसने कहीं से कोई भी चीज़ डेटा लिया एंड देन ही विल पुट अप इन फ्रंट ऑफ यू। तो ऐसी चीज़ों को टैकल करने के लिए कैग के सामने काफ़ी चैलेंजेस है। अभी अगर कोई बनाता भी है तो उनको काफ़ी ज़्यादा उसको ऑडिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ऑडिट होना है वो एट द एंड कैग के थ्रू ही होना है। तो कैग को जितने भी चेंजेस चाहिए एआई के अंदर उन सभी के लिए भी बहुत काम करना बाकी है इन एआई इंडस्ट्री। इंटरनेशनल ऑडिट फ्रेमवर्क बताया गया कि कैसे एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो होता है फॉर एआई यूज़, developing a common international audit framework for AI. Currently, auditors must adopt existing framework and regulation related to IT. अभी दोस्तों कोई भी कंट्री के अंदर जो IT रूल्स होते हैं कि अलग अलग डेटा प्राइवेसी हो गई, डाटा प्रोटेक्शन हो गया, तो इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और एक इंटरनेशनल ग्लोबली एक्सेप्टेड एक AI रेगुलेशन की ज़रूरत है, ताकि एक ऐसा मॉडल बनाया जा सके जिसके थ्रू पूरे जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो उस चीज़ भी रिलायबल रह सके। और ऐसा ही फ्रेमवर्क बनाने के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा और जो है रॉबस्ट या फिर चीज़ों को थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। ऋषि सुनक साहब जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि उनका फोकस जो है वो एक डोमेस्टिक हब फॉर एआई चेकिंग बनाने में है यूके को। कहने का मतलब ये है कि वो यूके को एक ऐसा हब या फिर एक पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा हब बनाना चाहते हैं जहाँ पे जो एआई है उसकी रिलायबिलिटी को चेक किया जा सके एंड एक परफेक्ट जो एआई है वो दुनिया के सामने पेश किया जा सके फॉर ऑडिट। ऑडिटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑडिटर्स नीड टू बी फैमिलियर विद एआई फ्रेमवर्क टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। जो ऑडिटर्स हैं उनको फैमिलियर होना पड़ेगा एआई फ्रेमवर्क के साथ, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर के साथ। कहने का मतलब ये कि जब कोई एआई इंटेलिजेंस बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा ऑडिट के लिए, तो उस समय पे उसका जो फ्रेमवर्क है, उसके टूल्स है, उसका सॉफ्टवेयर जो है उनसे रूबरू होना पड़ेगा। जो हमारे फिजिकल जो क्या गया इन केस हमारे इंडिया के अंदर जो मुर्मू साहब हैं, तो उनको इन सभी चीज़ों से फैमिलियर होना पड़ेगा, तभी वो किसी भी जो एआई है टूल है उसके अंदर कोई खामियां निकाल सकते हैं। एंड उन चीज़ों को जो कहते हैं ना कि उसके अंदर
जो चेंजेस है, पॉजिटिव चेंजेस है, वो करने की ज़रूरत है। तो वो सभी उन जो डेवलपर्स है, जो साइंटिस्ट है, उन सभी को ये बता पाएंगे। दे मे रिक्वायर कंसल्टेशन विद डाटा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, AI स्पेशलिस्ट और AI ऑडिट असाइनमेंट्स। तो ऑब्वियसली बात है, उनकी एक्सपर्टीज़ जब उसमें नहीं है। जब हम बात करते हैं कैग की, तो कैग की एक्सपर्टीज़ है अपना खुद का जो काम है उनका, वो करने में उनकी एक्सपर्टीज़ है। वहीं जो साइंटिस्ट वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज़ है AI बनाने में। तो जब ये दोनों पार्टीज एक साथ में बैठेंगी तो डेफिनेटली चीज़ों को जो है वो थोड़ा और आसान बनाएंगी। AI का जो फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा और आसान या फिर ग्लोबली एक्सेप्टेड बनाने की कोशिश करेगी। जब दो पार्टी जो है, कैग प्लस जो डेटा साइंटिस्ट है, ये कंप्लायंस इश्यूज बताए गए हैं दोस्तों की अलग अलग जो देश हैं उन सभी ने अपने अपने AI मॉडल्स जो हैं फॉर ऑडिट वो रिलीज़ किए। बताया गया कि कैसे कॉबिट है, ये US का जो GAU है या फिर कोसो है ERM का, तो ये सभी ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपना अपना फ्रेमवर्क एक दुनिया के सामने रखा है। डेटा प्रोडक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट आर लीगली रिक्वायर्ड फॉर AI सिस्टम प्रोसेसिंग एंड पर्सनल डेटा टू मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क। तो जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है या फिर जो डेटा प्रोटेक्शन के जो इम्प्लीकेशंस हैं, उन सभी को भी एसेस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर AI कहीं से कोई इंफॉर्मेशन उठा रहा है तो किसी की पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और इसीलिए दोस्तों अक्सर जो चीज़ें हैं यानी डिफेंस रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको AI के द्वारा ऑडिट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस डिफेंस रिलेटेड जो रिस्क होते हैं, जो ग्लोबली रिस्क होते हैं, तो उन सभी को दुनिया के थ्रू पता ना चले, इसलिए उन सभी चीज़ों को थोड़ा और आसान बनाना होता है। फोकस ऑन रिस्क एंड कंट्रोल्स ड्यू टू लिमिटेड एबिलिटी और AI audit framework, auditors must focus on assessing risk control and governance structure to determine their effective in AI system। तो दोस्तों अभी फोकस होना चाहिए रिस्क कंट्रोल पे, यानी कि कोई भी डेटा जो एक कहता है ना कि क्रूशियल जो डेटा होता है वो कहीं ऑनलाइन किसी दूसरे देश के पास ना पहुंच जाए। तो इसीलिए ज़रूरत है अभी थोड़ा और रिस्क को कम करने की, थोड़ा और कंट्रोल लाने की। जो गवर्नेंस है उनके स्ट्रक्चर द्वारा जो चलेंगी चीज़ें, जब AI फ्रेमवर्क को तैयार होगा तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है उन सभी को उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि लोगों की जो प्राइवेसी है वो उसको कंट्रोल में ला जा सके एंड देन इफेक्टिव एक AI जो टूल है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये फ्रेंड्स, ये था आज का पहला आर्टिकल। हमने काफ़ी अच्छा खासा इस पर डिस्कशन किया है और आपको बताया मैंने कि कैसे AI जो है उसको अभी और ज़्यादा थोड़ा रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा और फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, ताकि एक ग्लोबली एक्सेप्टेड AI फ्रेमवर्क बन सके फॉर ऑडिटिंग। नॉट डिफरेंट। आज का जो सेकंड आर्टिकल है वो है द ट्रबल विद नोबल फॉर mRNA कोड वैक्सीन्स। आपने जैसे देखा कि हमारे कल का जो करंट अफेयर था वो भी इस चीज़ को लेकर था कि जो मेडिकल या मेडिसिन के अंदर इस साल का नोबेल प्राइज़ दिया गया है डॉक्टर कैरी को एंड डॉक्टर वाइजमैन को। तो इन सभी के लिए उन सभी चीज़ों को लेकर ये एक आर्टिकल जो आपके सामने बता रहा हूँ मैं, ये कि कैसे एक जब इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया तो एक ग्लोबली एक्नॉलेज करने वाली बात है ऐसे साइंटिस्ट को जिन्होंने एक इतनी जो ह्यूमैनिटी के लिए जो काम किया है, तो डेफिनेटली इनके लिए नोबेल प्राइज़ तो एक श्योरली बनता है। बताया गया कि कैसे दिस एक्नॉलेजमेंट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर साइंटिफिक अचीवमेंट जो इन्होंने अचीव किया है विद इन द कोविड सीन। जो कोविड टाइम चला था उस समय इन्होंने जो mRNA वैक्सीन का जो पेटेंट या फिर जो फॉर्मूला बनाया था तो उसको ईजिली एक्सेसिबल कराया था टू द होल वर्ल्ड। तो इसी के लिए इन दोनों जो डॉक्टर्स हैं, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। एंड ऑब्वियस ही बात है, जब आप इतना अच्छा काम करते हैं आपने एक कोई ऐसी दवाई बनाई है ना उसको अवेलेबल कराया है टूवर्ड्स द होल वर्ल्ड, तो उसके लिए एक नोबेल प्राइज़ जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट ज़रूर बनता है। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो फंडिंग होती है या फिर जो ड्रग्स बनते हैं, तो ड्रग्स बनाने में, यानी ड्रग्स का मतलब वो लिटरल ड्रग्स नहीं, मतलब वैक्सीन जो होती है या फिर मेडिसिन जो होती है, तो इन सब का जब नया डिस्कवरीज की जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की फंडिंग्स है या फिर पब्लिक फंडिंग्स है वो काम में आती है। बिकॉज जब कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है तो बहुत समय जो होता है ना, यानी कि 10-12 साल या उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है और करोड़ों रुपए लग जाते हैं कोई भी रिसर्च करने के अंदर। तो ऐसी चीज़ों को जब सामने लाया जाता है एंड दे आर ऑफन कमर्शियलाइज्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी लीडिंग टू सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स समटाइम्स एट द एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर्स। तो कई बार क्या होता है, जब इतना समय लगा है कोई चीज़ बनाने में या फिर इतना यानी कि पैसा खर्च हुआ है, तो कई कंपनीज क्या होती हैं कि प्रॉफिट कमाने के लिए क्या होती है, कोई भी चीज़ जो है या फिर जो दवाई बनाई है उसको एक कमर्शलाइज कर देती है।
यानी कि अगर आपको ये दवाई खरीदनी है यू हैव टू पे दिस मच प्राइस टू मी। तो ऐसा नहीं हुआ था इस समय पे जब इन दोनों साइंटिस्ट ने जब कोई mRNA बनाई थी, तो mRNA वो या कोविड की वैक्सीन जब बनाई थी, तो इन्होंने ऐसा कोई उस समय पे मतलब प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, बट ह्यूमैनिटी के बारे में ज़्यादा सोचा। इन्होंने जो है अपना फॉर्मूला जो है वो पूरे दुनिया को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक उसके अंदर एक बांटा था। तो उस चीज़ को लेकर नोबेल प्राइज़ दिया गया है। एंड जो चीज़ सेकंड पॉइंट में बताई गई वो ये है कि कमर्शलाइजेशन जब हो जाता है कोई भी साइंटिफिक चीज़ का, यानी कोई ड्रग्स का या किसी दवाई का, तो जो इंसानी एक कहते हैं ना कि इंसानियत जो होती है कि इंसानियत के नाते आप किसी को देते हैं चीज़, जब ऐसे टाइम के हार्ड टाइम के अंदर जहाँ पूरा वर्ल्ड एक आइसोलेशन में था, तो ऐसे टाइम पे अगर आप ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं जहाँ पे आप इजीली प्रोवाइड कराते हैं, तो एक यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। तो कॉस्टली ड्रग डेवलपमेंट मॉडल जो एक ड्रग डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा, मैंने बताया ना कि कैसे $1 बिलियन से लेकर $2.5 बिलियन तक किसी भी जो दवाई है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट चला जाता है आराम से। प्रॉफिट ड्रिवन ड्रग डेवलपमेंट कई बार क्या होता है दोस्तों कि वाइल द करंट ड्रग डेवलपमेंट मॉडल encourages innovation and competition, it can also lead to high prices in drugs or vaccines with companies prioritizing profit over public health concern। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो कंपनी दवाइयाँ बनाती है ना, वो पब्लिक हेल्थ कंसर्न से ज़्यादा ज़रूरी समझती है अपना प्रॉफिट बनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंटिस्ट को फ्री में दे दें सभी चीज़, ऐसा नहीं, बट एक मिनिमम प्राइस जो उस समय पे रखी जाती है ना, कि जैसे मान लीजिए जब कोविड आया था, तो कोविड में कैसे हालत जो है पूरे वर्ल्ड की, एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे सभी लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। तो उस समय पे अगर आप प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं तो दैट इज़ अ मोस्ट कंसर्नेबल थिंग। तो ये एक काफ़ी कंसर्न की थिंग उस समय पे आपको ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अबाउट योर प्रॉफिट, जब ऐसी कोई ग्लोबल रिस्क जो है उस पर हम खड़े। प्रॉफिट ड्रिवन ड्रग्स डेवलपमेंट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार जो होता है ना कि प्रॉफिट को लेकर चीज़ें बनाई जाती है कि हमें इस चीज़ से प्रॉफिट कमाना, तो उस समय पे चीज़ें जो है वो थोड़ी और मुश्किल हो जाती है फॉर ह्यूमैनिटी। ग्लोबल वैक्सीन एक्सेस ड्यूरिंग पैंडेमिक, तो ग्लोबल एक्सेस जो था उस समय पे, द आर्टिकल डिस्कस द चैलेंजेस इन इंश्योरिंग ग्लोबल एक्सेस टू mRNA कोविड वैक्सीन ड्यूरिंग पैंडेमिक। नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज सिक्योर सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज फॉर देमसेल्व्स बिफोर अलाउइंग एक्सपोर्ट। तो कुछ जो यूरोपियन यूनियंस या यूरोपियन कंट्रीज़ थी या अमेरिकन कंट्रीज़ थी, तो उन्होंने ये उस समय कोविड के समय पे ये बात क्या मतलब ये करा था कि जो दवाइयाँ हैं वो पहले अपने देश के लिए रखी थी, एंड देन उसके बाद में जो बचा हुआ स्टॉक है देन वो दूसरे देशों में भेजा गया था। एंड नेगोशिएशन ऑफ प्राइसिंग एंड लायबिलिटी कॉम्प्लिकेटेड द यूज इन अदर कंट्रीज़। तो उस समय पे भी कुछ कंट्रीज़ जो है ये प्राइस को लेकर नेगोशिएट कर रही थी, लायबिलिटी को लेकर, यानी कि होता क्या था कि कई बार ऐसी चीज़ें जो हैं या फिर ऐसी दवाइयाँ भेज दी जाती थी, जैसे किसी भी देश के अंदर यूरोपियन देश है या अमेरिकन देश है या फिर रशिया जो है, इन सभी देशों में हुआ क्या था कि कोई भी जैसे दवाई बनाई है तो उस दवाई को बनाने के बाद में पहले तो अपने यूज़ के लिए रख लिया, एंड देन जो बच गए उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो कई बार होता क्या था कि नियर एक्सपायरी डेट जो है वो दवाइयाँ पहुँचती थी, एंड उसमें से कई बार जो है अफ्रीकन देश जो है उनको लाखों दवाइयाँ फेंकनी पड़ती थी बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। जब वो जैसे ही पहुँचती थी तो उसके 1-2 दिन के बाद ही वो एक्सपायर होने वाली होती थी। तो ऐसे समय पे वैक्सीन ऐसे समय पे जब पहुँचेगी तो हाउ द थिंग्स विल गो इन अ राइट वे, तो कैसे ही लोगों का जो इलाज होगा एंड कैसे ही चीज़ें जो है एक सही वे में जा पाएगी। COVAX initiatives outcomings, the COVAX initiative designed to provide vaccines to poor countries fell shortage of targets leading to vaccine shortage in many regions. Exported vaccines faced concern about manufacturing capacity and quality control. तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि इंडिया की कुछ कंपनीज जो मॉडर्ना या फाइजर है, तो उन्होंने भी कुछ जो दवाइयाँ बनाई थी, तो उस समय पे यही था कि पहले इंडिया के यूज़ के लिए नहीं, ये बात नहीं है कि हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट किया है, बट एट द राइट टाइम जब ज़रूरत है उस समय पे एक एक्सपोर्ट करने की बात होती है। एंड जब आपके पास खुद यूज़ कर लेते देन उसके बाद किसी को देना, तो ये इज होल ऑफ डिफरेंट थिंग, तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है। कॉर्बेक्स एज अ काउंटर एग्जाम्पल, कॉर्बेक्स जो है वह दूसरी तरफ एक अलग एग्जाम्पल सेट करता है। दुनिया में बताया गया कि कैसे प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर एट टू इंडियाज बायोलॉजी विदाउट पेटेंट प्रोटेक्शन। दिस एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेट अ डिफरेंट अप्रोच टू वैक्सीन डेवलपमेंट एम्फसाइजिंग इक्विटेबल एक्सेस। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जैसे मॉडर्ना और फाइजर का, तो इन्होंने क्या किया कि पहले अपने यूज़ के लिए रख लिया अपने देश में, देन उसके बाद में एक्सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ कॉर्बेक्स जो है इन्होंने एक अलग एग्जांपल सेट किया है इन होल वर्ल्ड। इन्होंने जो अपना पेटेंट था उसको फ्री टू एक्सेस सभी के लिए दिया गया था। जो भी कंट्रीज बनाना चाहती है खुद की तरफ से वैक्सीन, तो उन सभी के लिए एक
एक कहते हैं ना कि एक वरदान की तरह इन्होंने अपना जो फार्मूला था वो दिया था, आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इफेक्टिव है। में इससे क्या होगा कि इससे आप अपने जो देश के लोग हैं उनकी जान जो है उसको और जल्दी बचा पाएंगे एंड आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कोई आपको जो है वैक्सीन जो है इंपोर्ट करने की ज़रूरत है या किसी देश से कोई सहायता आएगी। अल्ट्रुइज्म वर्सेस प्रॉफिट मोटिव जो होता है किसी भी दवाई को लेकर, तो वो एक कहीं ना कहीं ऐसे इंसानियत कहते हैं ना कि एक इंसानियत के तौर पे हमें एक ऐसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तो उस समय पे एक प्रॉफिट नहीं देखा जाता, उस समय पे एक इंसानियत देखी जाती है कि कैसे आप मदद कर रहे हैं एक होल वर्ल्ड की। These underscore the importance of decision made during the pandemic and the potential for scientific discoveries to benefit everyone। तो उस समय पे जब आप इतने काबिल हैं कि आपने ऐसी दवाई बना ली है ताकि एक सबसे बड़े जो वायरस को डिफीट कर सकती है, तो उस समय पे आपको अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं बल्कि एज ए ह्यूमन आपके सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए एंड डू द गुड डीड्स। ऐसे जब आप चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली एक जब आप ऐसे लोगों को हम कहते हैं ना कि नोबेल प्राइज़, तो एक अप्रिसिएशन मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों को थोड़ा अप्रिशिएट किया जाता है एंड उनको पता चलता है कि अगर हम गुड डीड्स करेंगे तो डेफिनेटली काइंड ऑफ अप्रिशिएशन जो है उनको भी दिया जाएगा। तो दिस मोटिवेट्स पीपल टू डू मोर वर्क इन दिस फील्ड। तो डिफरेंस ये था हमारा आज का सेकंड आर्टिकल। तो हमने देखा कि कैसे इंसानियत जो है किसी भी प्रॉफिट से एक बड़ी होनी चाहिए इन द टाइम ऑफ नीड। जब हमें ज़रूरत है उस समय पे हमें एक लालच की और नहीं बल्कि एक इंसानियत के तौर पे हमें सोचना चाहिए एंड चीज़ों को थोड़ा और हर देश दुनिया के लिए एक आसान बनाने की ज़रूरत है। हेडलाइंस देख लेते हैं दोस्तों। आज की जो हेडलाइंस है, ट्रायो विंस नोबेल प्राइज़, जो जैसा कि हमने देखा कि मेडिकल की फील्ड में नोबेल देगा, वही पियरे अगोस्टिनी, फेरेस ग्रोसेस एंड एनएल एल यूलियर, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। इन्हें तीनों को हाल ही के अंदर दिया गया है फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ 2023 का। वर्ल्ड बैंक ने एक फोरकास्ट जारी किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इंडिया के लिए। इसमें बताया गया कि जो ग्रोथ रेट है हमारी वो है 6.3 तक, वो काफ़ी एक वार्निंग है। कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड से हम 2024 के अंदर फाइनेंशियल में बढ़ रहे हैं वो एक अलार्मिंग कॉल है हमारे लिए। वी हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट। जो 6.3 है उसको कहीं ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अभी। एंड रेस्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो ईरानी ट्रॉफी जीती है बाय डिफीटिंग सौराष्ट्र को हरा के रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी ट्रॉफी जीती है। एंड इसके साथ में जो लास्ट हमारा है हेडलाइन, ग्रीन वॉर रूम स्टार्ट्स 24/7 ऑपरेशन। देखिए दोस्तों, सर्दियाँ आने वाली है तो जो स्टबल बर्निंग होती है उसके कारण और धुएं के कारण या जो फॉग के कारण जो दिल्ली एनसीआर या दिल्ली का जो रीजन है उसके अंदर कैसे पॉल्यूशन की जो तादाद है वो बढ़ती जाती है। तो उन सभी चीज़ों को टैकल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ग्रीन वॉर रूम तैयार किया है एंड उसको ऑपरेशनलाइज किया है 24/7 यूज़ के लिए, ताकि जो पॉल्यूशन है उसको इन चेक रखा जा सके एंड चीज़ों को जो दिल्ली के लोग हैं उनको थोड़ा और आसान बनाया जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ क्लासेस। अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी मोर अगर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होना है, थोड़ा और सेल्फ ग्रोथ करनी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल बटन। एंड इसी के साथ में दोस्तों ये था आज एपिसोड। दिस इज़ रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।